आइए सर, हम लोग अब आईटीसी लेक्चर 3 में हैं। पेज नंबर 17 ऑनवर्ड्स हमें डिस्कशन करना है, राइट। पिछली क्लास में हम लोगों ने सेक्शन 17 काफी अच्छे से स्टार्ट करके कंप्लीट कर लिया, इंक्लूडिंग काफी टाइम दिया हम लोगों ने सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट को समझने के लिए। हर पॉइंट पे मैंने काफी सारे एग्जांपल्स दिए, इंक्लूडिंग सेट ए सेट बी के एग्जांपल्स क्वेश्चंस काफी सारे डिस्कस भी कर लिए थे, काफी सारे होमवर्क भी दे दिए थे। और आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप अच्छे तरीके से दोनों लेक्चर को रिवाइज कर लें, सारे क्वेश्चन एग्जांपल्स बना लें, डाउट्स मेरे से पूछ लें। अब हमें सेक्शन 18 आज स्टार्ट करना है। सेक्शन 18 को कंप्लीट भी करना है विद द हेल्प ऑफ रूल्स। आराम आराम से विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, बट पहले एक छोटा सा ये केस डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 17 में एक ये स्पेशल केस दिया हुआ है। स्पेशल केस, सर ये स्पेशल केस क्या है? तो मेडिसिन से रिलेटेड है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर का ये स्पेशल केस है। सर ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर का एक स्पेशल केस है जिसमें फार्मास्यूटिकल कंपनी एक मैन्युफैक्चरर दवाई बनाती है और उसको जीएसटी बिल के साथ किसको दे देती है? होलसेलर को, राइट। सर मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल परचेज करेगी, मेडिसिन मैन्युफैक्चर करेगी और उस मेडिसिन को आगे वो होलसेलर को दे देगी, राइट। जीएसटी का बिल इशू करके, टैक्स इनवॉइस इशू करके जीएसटी। अब होलसेलर जीएसटी पे करेगा मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर उस जीएसटी को गवर्नमेंट को पे कर देगा और पीछे जो भी मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल वगैरह परचेज किया था सब पे आईटीसी ले लेगा। अब होलसेलर के पास चीज चली गई, अब होलसेलर उस पे आईटीसी लेगा क्योंकि आगे होलसेलर इसको किसको बेचेगा? रिटेलर को। सर रिटेलर को बेचा, ये सब रजिस्टर्ड है, मैन्युफैक्चरर भी रजिस्टर्ड है, होलसेलर भी रजिस्टर्ड है। अब होलसेलर से किसके पास गया? रिटेलर के पास। अब रिटेलर के पास वो दवाई गई तो रिटेलर ने आईटीसी ले लिया ये सोच के कि अब वो उसे अपनी दुकान पर आगे बेचेगा। सर रिटेलर के पास आके वो मेडिसिन एक्सपायर्ड कर गई। स्पेशल केस, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में क्या होता है? मेडिसिन पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है। आप भी किसी दवा दुकान पर जाते हो मेडिसिन परचेज करने के लिए तो आप क्या देखते हो? एक्सपायरी डेट उसकी देखते हो, मंथ और ईयर क्या है और उसके हिसाब से मेडिसिन खरीदते हो, राइट। तो अब आपकी वो मेडिसिन हो गई एक्सपायर्ड। तो मेडिसिन सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इसे क्या कहा जाता है? टाइम एक्सपायर्ड गुड्स, मेडिसिन, ड्रग्स, जो भी आप कह लो, हम इसे क्या कहते हैं? टाइम एक्सपायर्ड गुड्स, टाइम एक्सपायर्ड मेडिसिन, जो अब आप कस्टमर को आगे नहीं बेच सकते, है ना। जो आगे आप कस्टमर को नहीं बेच सकते, कस्टमर खरीदेगा भी नहीं, ठीक। लेकिन अभी तक क्या हुआ है? मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल पे आईटीसी ले लिया, जीएसटी लगा के होलसेलर को दे दिया, होलसेलर ने भी आईटीसी ले लिया, जीएसटी लगा के उसने रिटेलर को दे दिया, रिटेलर ने भी आईटीसी ले लिया, लेकिन आगे तो बिक ही नहीं रहा है। सब क्या कर रहे हैं? आईटीसी ले रहे हैं, आगे गुड्स को भेज रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली रिटेलर पे तो वो बिका ही नहीं, गवर्नमेंट को टैक्स कहां मिला? और अभी तक सबने आईटीसी ले लिया है। मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल पे आईटीसी ले लिया, होलसेलर ने जब मैन्युफैक्चरर से सामान लिया तब आईटीसी ले लिया, रिटेलर ने भी आईटीसी ले लिया। अब रिटेलर के पास से ये बिके तो गवर्नमेंट को जीएसटी मिले, लेकिन ये बिक ही नहीं रहा है, कस्टमर खरीदेगा ही नहीं, गवर्नमेंट को वहां जीएसटी नहीं मिलेगा, ठीक। अब एक्सपायर्ड गुड्स क्या होगा? एक तरह से लॉस फॉर द रिटेलर। मान लो रिटेलर और होलसेलर की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है गुड्स लौटाने की, कि अगर एक्सपायरी तक माल नहीं बिका तो लौटा देंगे, ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग रिटेलर से होलसेलर के साथ नहीं है, होलसेलर से मैन्युफैक्चरर के साथ नहीं है। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को माल दिया, बोला अगर नहीं बिका तो तेरा नुकसान। होलसेलर ने दवाई दे दी किसको? रिटेलर को, बोला नहीं बिका तो तेरा नुकसान। फंस गया रिटेलर। अब रिटेलर उस मेडिसिन को बेच तो पाएगा नहीं और ना लौटा पाएगा, तो फिर अब रिटेलर क्या करेगा? उस मेडिसिन को फेंकेगा, डिस्ट्रॉय करेगा और अल्टीमेटली राइट ऑफ करेगा। और हम लोग पिछली क्लास में ही सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट में क्या पढ़े हैं? अगर आप अपने फिनिश गुड्स को, यानी जो भी गुड्स परचेज करके आईटीसी लिए हो, उसको अगर आप डिस्ट्रॉय करोगे, ऑब्सोलेट करोगे, है ना, डिस्कार्ड करोगे, तो उस पर आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये बात सिंपल हो गई कि सर रिटेलर के पास आके वो दवाई एक्सपायर्ड कर गई, अब रिटेलर उसको कूड़े में निकाल दे रहा है,
कूड़े के डब्बे में डाल दिया से रिटेलर ने, तो रिटेलर ने जो आईटीसी लिया था वो आईटीसी रिटेलर रिवर्स कर दे, सिंपल सा लॉजिक। लेकिन नहीं सर, दवाई एक्सपायर्ड हुई है, तो अब रिटेलर और होलसेलर के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी कि ये दवाई वापस लौटेगी होलसेलर के पास, और होलसेलर और मैन्युफैक्चरर में अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर दवाई एक्सपायर डेट तक ना बिके तो दवाई वापस कर देना। सर ये दवाई अब वापस जाएगी रिटेलर से होलसेलर के पास, होलसेलर से मैन्युफैक्चरर के पास, मैन्युफैक्चरर उसको डिस्ट्रॉय करेगा। क्यों? कोई एक्सपायर्ड मेडिसिन के कारण नुकसान में रहे, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को माल देता है, बोलता है अगर एक्सपायरी तक ना बिके तो वापस कर देना। वही कमिटमेंट होलसेलर रिटेलर को दे देता है, एक्सपायरी तक ना बिके तो वापस कर देना। अब वापस करने की बारी है, स्पेशल केस। अब रिटेलर इसको वापस करेगा, तो दो तरीके से इसको रिटेलर वापस कर सकता है, ऐसा यहां पर डिस्कशन हो रहा है। और ये जीएसटी का सर्कुलर आ रखा है, इस पे जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये पिछले 2-3 सालों में इस पे जीएसटी का सर्कुलर आ रखा है, उसी सर्कुलर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ईयर नहीं लिखा हुआ है, सर्कुलर नंबर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है ये डिपार्टमेंट ने ही प्रिस्क्राइब्ड की है सर्कुलर के थ्रू। अब सर्कुलर शायद 3 साल पुराना हो, 4 साल पुराना हो, डेट वगैरह मैंने नहीं लिखी हुई है, सिलेबस में है, जानना है क्या कि अगर कोई मेडिसिन एक्सपायर्ड हो जाए आगे रिटेलर के पास और उसको अब वापस भेजना है होलसेलर से मैन्युफैक्चरर के पास, तो कैसे भेजेंगे और क्या ट्रीटमेंट करेंगे जीएसटी और आईटीसी का। सर अगर वापस ना भेजना हो तो क्या करना होगा, बता दिया। लास्ट में आईटीसी किसने लिया है, रिटेलर ने, वो आईटीसी रिवर्स कर दे अगर वापस ना भेजना हो तो। उसके लिए पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उसके लिए तो पिछली क्लास में ही आपने पढ़ा, यहां पे 17.5 के अंदर ब्लॉक क्रेडिट के अंदर आपने पिछली क्लास में यहां पर पढ़ लिया, पिछली क्लास में ही आपने यहां पर पढ़ लिया ये वाला पॉइंट। अगर कोई गुड्स आपने परचेज करके आईटीसी ले लिया है, ठीक, आईटीसी नहीं मिलेगा अगर उसी गुड्स का लॉस हो जाए, स्टोलन हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, रिटर्न ऑफ हो जाए, डिस्पोज ऑफ हो जाए, या तुम उसको गिफ्ट और फ्री सैंपल में बांट दो। तो अगर आपने कोई गुड्स खरीदा, आईटीसी ले लिया और वो गुड्स अब डिस्ट्रॉय कर रहे हो बिकॉज वो एक्सपायर्ड हो गया, लौटाने की भी बात नहीं है, अब डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा सर, स्क्रैप करके हटाना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो जो आईटीसी एक तो लो मत और लिए हो तो रिवर्स करो, कोई टेंशन ही नहीं है। बट बात उसकी नहीं है, अभी बात है वापस लौटाने की, तो वापस दो तरीके से हो सकता है, एक फ्रेश सप्लाई बोल के वापस होगा, कस्टमर को नहीं बेचना है, माना जाएगा कि अब ये रिटेलर वापस बेच रहा है होलसेलर को, होलसेलर वापस बेच रहा है किसको, मैन्युफैक्चरर को। सर जीएसटी की इनवॉइस इशू होगी, जीएसटी लगेगा, सामने वाला आईटीसी लेगा, फिर जीएसटी लगेगा, सामने वाला आईटीसी लेगा, और गुड्स उल्टा वापस पहुंचेगा मैन्युफैक्चरर के पास। जैसे मैन्युफैक्चरर से जीएसटी लगता हुआ आया था, वापस रिटेलर से जीएसटी लगता हुआ मैन्युफैक्चरर के पास पहुंचेगा, फ्रेश सप्लाई ट्रीट करके। और या फिर क्रेडिट नोट इशू हो, मैंने तुमको सामान बेचा, इनवॉइस इशू की, अब वो तुम सामान मुझे वापस भेज रहे हो, से एक तरह से रिजेक्ट करके वापस भेज रहे हो। यहां वापस भेजने का दूसरा रीजन है क्या कि टाइम एक्सपायर्ड हो गया, अब तुम उसको आगे नहीं बेच सकते, जो भी हो, तुम गुड्स मुझे वापस भेज रहे हो, तो अब मैं तुमको क्या इशू करूंगा, पहले मैंने तुमको टैक्स इनवॉइस इशू किया था, अब मैं ही तुमको होलसेलर रिटेलर को टैक्स इनवॉइस इशू किया था, रिटेलर माल लौटा रहा है, तो अब होलसेलर क्या देगा, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट देने से क्या होगा, तुम्हारी आईटीसी कम हो जाएगी, मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी, गुड्स वापस आ जाएगा। अच्छा, गुड्स गया था तो क्या हुआ था, तुमको आईटीसी मिला था, मेरी लायबिलिटी मैंने पे ऑफ की थी, अब गुड्स वापस आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं खुद ही, जिसने तुमको टैक्स इनवॉइस इशू किया था होलसेलर ने, होलसेलर तुमको क्या इशू करेगा, क्रेडिट नोट। करते ही क्या होगा, तुम्हारी आईटीसी डाउन, मेरी लायबिलिटी डाउन, गुड्स मेरे पास वापस। ऐसे ही मैं वापस भेज दूंगा मैन्युफैक्चरर के पास, मैन्युफैक्चरर मुझे क्रेडिट नोट इशू करेगा, उसकी लायबिलिटी डाउन, मेरी आईटीसी डाउन, यानी एक तरह से रिवर्सल हो रहा है। तो दो तरीके से हम टाइम एक्सपायर्ड गुड्स को मेडिकल फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक्सपायर्ड गुड्स को वापस भेज सकते हैं। पहले तो मेडिसिन जा रहा था मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास, जीएसटी लग के, होलसेलर से रिटेलर के पास जीएसटी लग के, जो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड नहीं है तो बिल ऑफ सप्लाई, और क्या, बट रजिस्टर्ड है तो जीएसटी लग के आगे जाएगा। अब ये वापस आ रहा है, सर रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न में रिटेलर होलसेलर को भेजेगा, होलसेलर मैन्युफैक्चरर को भेजेगा, तो वापस से सप्लाई चेन रिवर्स होगी, एक्सपायर्ड हो गया गुड्स, हम आगे कस्टमर को नहीं बेच सकते।
और वापस लौटाना कंडीशन है, मतलब मैन्युफैक्चरर ने बोला था माल ना बिके तो वापस कर देना, माल ना बिके तो वापस कर देना। तो वापस करने के दो तरीके, क्या बताना चाह रहा हूं मैं इस पेज पे, वापस करने के टाइम एक्सपायर्ड मेडिसिन को दो तरीके से करना है। अच्छा, ये मेडिसिन पे नहीं तो और भी कुछ पे लगा सकते हो, जैसे परफ्यूम। सर लास्ट में लिखा हुआ है, जो अभी रूल बना रहे हैं, ये सर्कुलर कहता है कि द क्लैरिफिकेशन मे ऑल्सो बी एप्लीकेबल टू रिटर्न ऑफ द गुड्स फॉर रीजंस अदर देन द टाइम एक्सपायर्ड। सर अगर टाइम एक्सपायरी रीजन नहीं है, कोई और रीजन से तुम गुड्स लौटा रहे हो, तो तुम यही कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। और मान लो मेडिसिन की जगह कुछ और लौटा रहे हो, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे ना आटा एक्सपायरी डेट के साथ आता है, आपका परफ्यूम एक्सपायरी डेट के साथ आता है। मान लो दवाई के लिए सर्कुलर मेडिसिकल फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आप इस, देखो एग्जाम में पूछेगा नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसी चीज को दूसरे प्रोडक्ट पे लगा सकते हैं जहां एक्सपायरी डेट लिखी होती है। आप कॉफी खरीदते हैं, कॉफी पे एक्सपायरी डेट होती है, चॉकलेट खरीदते हैं, चॉकलेट पे एक्सपायरी डेट होती है। अगर वो एक्सपायर्ड गुड्स वापस जा रहा है मैन्युफैक्चरर के पास, तो यही लॉजिक लगा सकते हो। और किसी और रीजन से वापस जा रहा है तो भी यही लॉजिक लगा सकते हो जो भी पढ़ रहे हैं। बट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन, देखो सर्कुलर वगैरह से अगर क्वेश्चन टच करेगा इंस्टीट्यूट तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, एग्जाम में मेडिसिन का ही क्वेश्चन होगा। तो दो तरीके से वापस भेजना, एक फ्रेश सप्लाई ट्रीट करके, दूसरा क्रेडिट नोट इशू करके। सर क्रेडिट नोट वाली बात तुम सेक्शन 34(1) में पढ़ चुके हो। सर क्रेडिट नोट कौन इशू करेगा, तो होलसेलर इशू करेगा क्रेडिट नोट, किसको, रिटेलर को क्रेडिट नोट। तो रिटेलर से सामान वापस आ जाएगा होलसेलर के पास, और फिर मैन्युफैक्चरर क्रेडिट नोट इशू करेगा होलसेलर को क्रेडिट नोट, तो फिर वो सामान होलसेलर से आ जाएगा मैन्युफैक्चरर के वापस, क्रेडिट नोट की अगर बात करें तो। ठीक। सर अगर फ्रेश सप्लाई ट्रीट करेंगे तो फिर वापस जीएसटी लगा के गुड्स वापस आता जाएगा, एक जीएसटी लगाएगा दूसरा आईटीसी लेगा, एक जीएसटी लगाएगा दूसरा आईटीसी लेगा। चलो सर इसको चार्ट के थ्रू समझते हैं। सर पेज नंबर 12.17 पे किसकी बात हो रही है, टाइम एक्सपायर्ड मेडिसिन और गुड्स की बात हो रही है। बहुत अच्छा चार्ट है, मैं नोट करवा दूंगा, पहले मुझे इसे खराब करने दो समझा के। तुम एक दवाई मैन्युफैक्चरर हो, ठीक। तुमने रॉ मेटेरियल खरीदा था दवाई बनाने के लिए, उस पर तुम आईटीसी ले लिए, रॉ मेटेरियल पे तुमने आईटीसी ले लिया, दवाई बनाई, फिनिश गुड्स। सर इधर तुम्हारा इनपुट है, इनपुट मैन्युफैक्चरर ने इनपुट रॉ मेटेरियल वगैरह परचेज किया, उस पर आईटीसी ले लिया रॉ मेटेरियल पे। अब क्या बना, फिनिश गुड्स। अब क्या बना, फिनिश गुड्स यानी दवाई, मेडिसिन। अब मेडिसिन पे वो जीएसटी लगाएगा और होलसेलर को दे देगा। होलसेलर क्या ले लेगा उस जीएसटी का, आईटीसी। फिर आगे होलसेलर अपना एक प्रॉफिट ऐड करेगा, अपने दुकान के खर्चे वगैरह ऐड करके अपना एक सेल प्राइस तय करेगा, और फिर उस पर जीएसटी लगा के वो माल भेज देगा किसको, रिटेलर को। रिटेलर भी आईटीसी ले लेगा। अब रिटेलर आगे कंज्यूमर को नहीं बेच पा रहा है, क्यों, क्योंकि वो एक्सपायर्ड हो गई मेडिसिन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम एक्सपायर्ड गुड्स। अब यहां से दो रास्ते हैं, पहला रास्ता कि रिटेलर उस गुड्स को रिटर्न कर देगा बाय वे ऑफ अ क्रेडिट नोट लेके गुड्स को लौटा देगा। अब ऐसा करने से क्या होगा, हम पढ़ चुके हैं, क्रेडिट नोट अगर हम लेते हैं और गुड्स को लौटाते हैं तो क्या होगा, जो ऊपर आईटीसी ये जो लिया था रिटेलर आईटीसी, वो आईटीसी जीरो हो जाएगा, और इधर ये लायबिलिटी भी क्या होगी, जीरो होगी। तो क्रेडिट नोट से होलसेलर के पास आ जाएगा। होलसेलर भी क्या करेगा, क्रेडिट नोट ले लेगा और वो गुड्स लौटा देगा किसके पास, मैन्युफैक्चरर के पास। तो ऊपर वाली आईटीसी जीएसटी लायबिलिटी सब जीरो जीरो हो जाएगी, क्योंकि वही गुड्स जो गया था वही वापस आ रहा है। यहां पर क्या इशू हुआ था, टैक्स इनवॉइस। यहां पे क्या इशू हुआ था, टैक्स इनवॉइस। तो अब वापस लौटने में क्या इशू करेगा होलसेलर रिटेलर को, क्रेडिट नोट। ध्यान रखना क्रेडिट नोट कौन किसको इशू करेगा, सर होलसेलर इशू करेगा क्रेडिट नोट रिटेलर को। ये बात आपके साथ हो गई थी कि जो इनवॉइस इशू करता है वही क्रेडिट नोट इशू करता है या फिर डेबिट नोट इशू करता है। गुड्स आ रहा है वापस, एक तरह से सेल्स रिटर्न या रिजेक्ट कह सकते हो। सर एक्सपायरी पर कमिटमेंट थी कि वो गुड्स तुम वापस भेज दो, हम पैसा तुम्हें तुम्हारा वापस दे देंगे, जो पैसा हम लिए थे सब वापस पैसा आ जाएगा, गुड्स आते जाएगा, सबकी आईटीसी जीरो, सबका लायबिलिटी जीरो, वापस क्रेडिट नोट पर आ जाएगा मैन्युफैक्चरर के पास। अब मैन्युफैक्चरर उस दवा का क्या करेगा,
सर वो तो एक्सपायर्ड मेडिसिन है, वो उसको डिस्ट्रॉय करेगा, करना ही पड़ेगा डिस्ट्रॉय मैन्युफैक्चरर को। उसको तो ऐसा नहीं है कि उसका जो खोली है वो चेंज कर देगा, मेडिसिन का जो पैकिंग है उसको चेंज करके नया पैकिंग डाल देगा और फिर से बेच देगा, ऐसा तो होगा नहीं। सर वो उसको डिस्ट्रॉय करेगा। अब डिस्ट्रॉय करने पर जो इसने शुरू में आईटीसी लिया था रॉ मटेरियल पे, वो उसको यहां पे रिवर्स करना होगा, क्योंकि अब इसने अपना फिनिश गुड्स, ये वाला फिनिश गुड्स जो इसने बेचा था, ये वापस आके इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो तुमने रॉ मटेरियल यूज किया गुड्स बनाने में, लेकिन उस गुड्स को तुम डिस्ट्रॉय कर रहे हो फाइनली, क्योंकि वो वापस आ गया। तो आईटीसी जो लिए थे पहले तुम इनिशियली, उसको रिवर्स कर दो। लेकिन इसमें जो ये गुड्स रिटर्न का केस है थ्रू क्रेडिट नोट, ये जल्दी होना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट नोट पे टाइम लिमिट है जो तुम पढ़ चुके हो, 30th नवंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर और डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। सर टाइम लिमिट तुम पढ़ चुके हो सेक्शन 34 सब सेक्शन 2 टैक्स इनवॉइस चैप्टर में। तुम टैक्स इनवॉइस चैप्टर में क्रेडिट नोट की टाइम लिमिट पढ़ चुके हो। जरूरी नहीं, देखो जनरली मेडिसिन पे ना 2-2, 3-3 साल की एक्सपायरी डेट होती है। आज तुम दवा दुकान पे कोई दवा खरीदने जाओगे तो उसमें एक्सपायरी डेट 2026 लिखा होगा, 2025 लिखा होगा, 2-2 साल 3-3 साल, किसी किसी मेडिसिन पे 2027 लिखा होगा। तो सर मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर 6 महीने लग गए सामान पहुंचने में। उसके बाद रिटेलर की दुकान पर 1-2 साल तक मेडिसिन रखी हुई है फ्रिज में या उसके दुकान पे। कस्टमर आएगा खरीदने, एक्सपायरी डेट चेक होगी, तब पता चलेगा कि ये गुड्स तो एक्सपायर्ड हो गया है। मोटा मोटी 2-2.5 साल तो होता ही होता है एक्सपायरी डेट आगे का। मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट में 2-3 साल का गैप होता ही होता है। तो मुश्किल है क्रेडिट नोट इशू करके गुड्स को वापस लेना, क्योंकि टाइम लिमिट हो चुकी है खत्म। अगर मान लो फाइनेंशियल ईयर 23-24, फाइनेंशियल ईयर 23-24 की अगर कोई सप्लाई है, सप्लाई, तो हमने क्या पढ़ा है कि उसका क्रेडिट नोट कब तक इशू हो जाना चाहिए, 30 नवंबर 2024। अब मान लो मैन्युफैक्चरर ने कोई दवाई बना के सप्लाई की है कब, 23-24 में, तो क्या लगता है इतनी जल्दी एक्सपायरी डेट आ जाएगा? तो क्रेडिट नोट के थ्रू गुड्स को वापस लेना ना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। इट्स अ चैलेंजिंग, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल to take return of, to take back expired goods through credit note due to time limit। अब 2 साल के बाद कोई गुड्स लौटाएगा एक्सपायरी बोल के, तो उसको क्रेडिट नोट कैसे इशू कर दें? क्रेडिट नोट पे एक टाइम लिमिट है जो तुम पढ़ चुके हो। अगर सप्लाई 23-24 की है तो क्रेडिट नोट 30 नवंबर 2024 तक इशू करके आप लायबिलिटी को कम और आईटीसी को कम कर सकते हो अगले साल का नवंबर। ये पढ़ाई हो चुकी है आपके साथ। सर अगर 23-24 में अगर मैन्युफैक्चरर ने दवा बेची होगी तो उसकी एक्सपायरी 26-27 की होगी कम से कम। तो क्रेडिट नोट का रास्ता एक रास्ता है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना मुश्किल है। तो दूसरा रास्ता क्या है? तो ये है दूसरा रास्ता। दूसरा रास्ता है फ्रेश सप्लाई ट्रीट करो, इसको ट्रीट करो फ्रेश सप्लाई। और फ्रेश सप्लाई ट्रीट करके क्या बोलो, इनवॉइस रेज करने के लिए किसको? सर रिटेलर इनवॉइस रेज करेगा होलसेलर पे। क्या प्राइस ले देगा सर? वही जिस प्राइस पे माल लाया था, सेम प्राइस। सर सेम प्राइस, रिटेलर जिस प्राइस पर लाया था, आर फॉर रिटेलर, रिटेलर ने होलसेलर से शुरू में जिस प्राइस पे खरीदा था उसी प्राइस पर उसको वापस लौटा दे जीएसटी का इनवॉइस इशू करके। सर रिटेलर रजिस्टर्ड है, नॉर्मल स्कीम में है, रिटेलर रजिस्टर्ड है। जो दवा अब वो कस्टमर को नहीं बेच सकता है, लौटाना है, क्रेडिट नोट का लेन देन नहीं हो सकता, टाइम निकल चुका। 2022 में खरीदे थे सर, अब काहे का क्रेडिट नोट सर? 2022 में कर देते सर, 2024 की एक्सपायरी है, काहे का क्रेडिट नोट सर 2 साल के बाद? तो इसको फ्रेश सप्लाई बोल के तुम लौटा दो। अब तुम बोलोगे फ्रेश सप्लाई में रिटेलर क्या प्राइस लिखे? तो जिस प्राइस पर वो होलसेलर से लाया था ना रिटेलर, उसी प्राइस पर वापस उसको भेज दे, जीएसटी लगा दे। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा, ये जो रिटेलर का आईटीसी है, रिटेलर का जो आईटीसी है और वो रिटेलर का जो जीएसटी है, लायबिलिटी इक्वल हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा, है ना?
रिटेलर ने आईटीसी ले रखी है, अब आगे वो माल बेच नहीं पा रहा है, लेकिन माल लौटा सकता है। लौटाने पे जीएसटी लगा दे, उतना ही जीएसटी लगा दे जितना आईटीसी लिया था, क्योंकि उतना ही प्राइस लगाना है इसको लौटाने में। सर होलसेलर ने जिस प्राइस पर रिटेलर को दिया था, रिटेलर उसी प्राइस को लेवी करके इसको वापस भेज दे होलसेलर के पास, तो जीएसटी लायबिलिटी आ गई और उधर पीछे उसके पास आईटीसी थी, एडजस्ट होके जीरो, रिटेलर का टेंशन खत्म, माल वापस, पैसा आ गया। अब इस जीएसटी पर आईटीसी ले ले कौन? होलसेलर। अब होलसेलर भी क्या करे, आप इसको आगे फॉरवर्ड कर दे, किसको? मैन्युफैक्चरर को इनवॉइस इशू करके। तो अब यहां पर होलसेलर को आईटीसी मिला और होलसेलर की फिर लायबिलिटी आ गई, वो भी एडजस्ट हो गया। पहले भी उसने आईटीसी और लायबिलिटी से एडजस्ट कर लिया था, अभी भी वो आईटीसी और लायबिलिटी से एडजस्ट कर ले, होलसेलर भी खुश। माल आया, आईटीसी ले लो, माल वापस गया, मैन्युफैक्चरर के पास जीएसटी लगा के भेज दो, क्या दिक्कत है? अरे जीएसटी की लायबिलिटी आ भी रही है तो आईटीसी भी तो आ रहा है पीछे से, और कौन सा इसकी जेब से आ रहा है? रिटेलर की जेब से जीएसटी जा रहा है? नहीं, वो तो जीएसटी होलसेलर से ले लेगा। और होलसेलर की जेब से जीएसटी जा रहा है? नहीं, वो तो मैन्युफैक्चरर से ले लेगा। अब मैन्युफैक्चरर इस पे आईटीसी अगर लेता है तो ले ले, माल आया है तो आईटीसी तो लेगा ही। अगर ये माल वापस आया है मैन्युफैक्चरर के पास तो मैन्युफैक्चरर आईटीसी लेगा, लेकिन अब मैन्युफैक्चरर तो इसको डिस्ट्रॉय करने वाला है, तो आईटीसी नहीं लेना चाहिए। तो यस, वो आईटीसी लेगा, अगर वो वाला आईटीसी जो होलसेलर ने वापस भेजते समय जीएसटी लगाया था मैन्युफैक्चरर पे, अगर मैन्युफैक्चरर उसका आईटीसी ले चुका है तो उसको वो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, आईटीसी रिवर्स करना होगा। सर पुराना वाला आईटीसी रॉ मटेरियल वाला? नहीं नहीं, उसको रिवर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। नो रिवर्सल ऑफ आईटीसी टेकन ऑन रॉ मटेरियल इन द बिगिनिंग। रॉ मटेरियल की तो बात ही नहीं हो रही, अब तो फ्रेश सप्लाई हो गया ना। हम रॉ मटेरियल पर आईटीसी रिवर्स करने की बात कब कर रहे थे? यहां पे जब क्रेडिट नोट के थ्रू वही गुड्स वापस आ रहा है, तब आप आईटीसी को क्या करो? रिवर्स करो, रॉ मटेरियल वाली आईटीसी को। लेकिन अभी तो क्रेडिट नोट का यूज ही नहीं हुआ, अभी तो हम फ्रेश सप्लाई मान के वापस गुड्स को मंगवा रहे हैं। तो रिटेलर जीएसटी लगाएगा, होलसेलर आईटीसी लेगा। होलसेलर जीएसटी लगाएगा, मैन्युफैक्चरर उसको पैसा देगा। अब मैन्युफैक्चरर आईटीसी नहीं लेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर शुरू में आईटीसी ले चुका है। कहीं तो गवर्नमेंट को टैक्स आए। बोला सर ऐसे तो मैन्युफैक्चरर को नुकसान है। एक बात बताओ, मैन्युफैक्चरर ने शुरू में आईटीसी लिया था ना, मैन्युफैक्चरर ने शुरू में आईटीसी लिया था ना, क्या बोल के कि आगे माल बिकेगा? बिक कहां रहा है? वो माल तो वापस आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर का ही गुड्स है जो मैन्युफैक्चरर के पास वापस आ रहा है, चाहे क्रेडिट नोट के थ्रू आए और या फिर फ्रेश सप्लाई बोल के आए। एक बार तो मैन्युफैक्चरर को नुकसान होगा ही होगा। जो चीज मैंने कुछ खरीदी वो फाइनली बिकी ही नहीं, तो फिर आईटीसी कैसा? और आईटीसी मैन्युफैक्चरर शुरू में लेके बैठा है रॉ मटेरियल पे, तो यहां आईटीसी उसको नहीं मिलेगा। रॉ मटेरियल के आईटीसी को छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, उसका आईटीसी शुरू में लिए थे। अभी फ्रेश सप्लाई पर जो होलसेलर से जीएसटी लग के मैन्युफैक्चरर के पास आया है, उस पर मैन्युफैक्चरर को आईटीसी नहीं मिलेगा। लिया है तो रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर एम उसको डिस्ट्रॉय करेगा। एक्सपायर्ड गुड्स है ना, एम क्या? मैन्युफैक्चरर, डब्ल्यू क्या? होलसेलर, आर क्या? रिटेलर। आर, ये आर रिटेलर है, डब्ल्यू होलसेलर है, एम मैन्युफैक्चरर है। यही पूरी कहानी इस पेज पे दे रखी है, इस पेज पे यही कहानी दे रखी है। अब तुम बोलोगे सर रिटेलर अगर कॉम्पोजिशन स्कीम वाला हो तो इसमें केस बनाते हैं जो लिखा हुआ है वहां पे। सर अगर इसमें रिटेलर कॉम्पोजिशन स्कीम वाला हो तो अगर रिटेलर कॉम्पोजिशन स्कीम वाला है, अगर ये रिटेलर, ऐसे वर्बली समझाता हूं, अगर ये रिटेलर कॉम्पोजिशन स्कीम वाला है तो खरीदने पर आईटीसी नहीं लिया होगा। ठीक, लिया होगा नहीं। और यहां पर जब वापस फ्रेश सप्लाई बोल के लौटा रहा है होलसेलर को, तो जीएसटी अपनी जेब से देगा। थोड़ा सा ही तो रेट देना है, अपनी जेब से देगा, और होलसेलर को कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां जीएसटी लगा ही नहीं है। अगर तुम कहते हो रिटेलर कॉम्पोजिशन स्कीम वाला है, फिलहाल हमारे एग्जाम्पल में रिटेलर कौन है? नॉर्मल स्कीम वाला है। तुम्हारा एक और केस बन सकता है, सर ये रिटेलर अगर अनरजिस्टर्ड हो तो भी इसने आईटीसी नहीं लिया होगा ना आईटीसी खरीदते समय, और माल लौटाते समय अब रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो बिना जीएसटी के माल लौटाएगा होलसेलर को। फिर होलसेलर और रिटेलर के बीच में जो जीएसटी आईटीसी है वो नहीं होगा।
अगर रिटेलर कॉम्पोजिशन स्कीम वाला है, सर अगर यहां पे रिटेलर, इफ रिटेलर कौन हो, कॉम्पोजिशन स्कीम वाला हो, तो नो जीएसटी फ्रॉम डब्ल्यू, नो आईटीसी टू डब्ल्यू, जीएसटी लोअर रेट से पेएबल बाय रिटेलर, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर रिटेलर कंपोजिशन स्कीम वाला है तो फिर ऊपर में जो यहां आईटीसी लिया हुआ है रिटेलर, वो नहीं लेगा। अगर रिटेलर कंपोजिशन स्कीम वाला है, इफ कंपोजिशन स्कीम, तो नो आईटीसी, क्या दिक्कत है। और रिटेलर अनरजिस्टर्ड है तो फिर से नो आईटीसी, और इधर नो जीएसटी, तब तो जीएसटी नहीं लगेगा, अपनी जेब से नहीं देगा। तो वही केसेस बनाया हुआ है कि जो दवा दुकान वाला है नीचे सबसे लास्ट वाला, वो अगर अनरजिस्टर्ड हो तो क्या होगा, और वो कंपोजिशन स्कीम वाला हो तो क्या होगा। सर मैन्युफैक्चरर बहुत बड़ा आदमी है, होलसेलर भी जनरली बड़ा होता है, करोड़ों की डील करता है। जो सबसे लास्ट वाला है कौन, रिटेलर, वो छोटी दुकान हो सकती है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही ना हो, वो छोटी दुकान हो सकती है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है लेकिन कंपोजिशन स्कीम वाली है। तो सर उस केस में अगर माल लौटाएंगे तो क्या होगा, तो कंपोजिशन स्कीम वाला माल लौटा दे, जीएसटी लेवी नहीं करेगा, होलसेलर आईटीसी नहीं लेगा, और अपनी जेब से रिटेलर जीएसटी पे करेगा, और शुरू में खरीदते समय वो आईटीसी नहीं लेगा। और क्या हो सकता है, माल तो फ्रेश सप्लाई बोल के ही लौटेगा, क्रेडिट नोट बोल के लौटता है तो बहुत अच्छी बात है अगर वो विद इन द टाइम हो रहा है तो, बट मुश्किल है क्योंकि क्रेडिट नोट की तो टाइम लिमिट 30 नवंबर आ जाती है अगले साल की, एक्सपायर्ड मेडिसिन होने में तो 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। तो यही पूरी कहानी है। अब तुम उसको मत पढ़ो तो भी चलेगा, ये चार्ट से सब कुछ मैंने समझा दिया है। एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड विथ क्लास चार्ट, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन क्लास चार्ट। ठीक, पढ़ दूंगा, लिंकिंग कर दूंगा, डोंट वरी, इसको पढ़ना है मैं पढ़ दूंगा, बट जो चीज अब क्लास चार्ट के थ्रू समझा दी है उस चीज में अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो एक्सप्लेन करना है। लौटाने के 2 तरीके हैं, क्रेडिट नोट और फ्रेश सप्लाई। फ्रेश सप्लाई में जीएसटी लग के माल मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा, मैन्युफैक्चरर उसको डिस्ट्रॉय करेगा और आईटीसी नहीं लेगा, बस इतना ही तो लिखना है तुमको। और रॉ मटेरियल पे जो आईटीसी ले रखा उसका कुछ नहीं करना है अगर हम फ्रेश सप्लाई ट्रीट करके लौटा रहे हैं तो। और क्रेडिट नोट की कहानी तो यहां है भी नहीं, वो तो मैंने अपनी तरफ से आपको बताई है, क्योंकि क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हो टैक्स इनवॉइस चैप्टर में, और सही बताई है, ये नहीं कि अपने मन से मैंने गलत बताई है। यहां क्रेडिट नोट का डिस्कशन नहीं है, वो आपकी जो टैक्स इनवॉइस चैप्टर की नॉलेज है उसके हिसाब से मैंने बताई है। इस पर आएंगे, पहले इसको लिखो अच्छे से। अब अच्छे से लिखना तो सब कुछ आना चाहिए। ये एक केस है, सेकंड ऑप्शन है फ्रेश सप्लाई ट्रीट करके वापस भेजो, और एक ऑप्शन है कि क्रेडिट नोट लेते रहो, गुड्स को वापस भेजते रहो। बट ध्यान रखना, क्रेडिट नोट मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देगा, होलसेलर रिटेलर को देगा, रिटेलर से गुड्स आएगा होलसेलर पे, होलसेलर से जाएगा मैन्युफैक्चरर पे। ओरिजिनल कहानी यहां से स्टार्ट हुई। थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए आपके रजिस्टर में। देख लो, मैं पूरा एक व्यू दे देता हूं इसका, थोड़ा सा जूम आउट जूम इन करके। ये देखो, कुछ ऐसा व्यू है इसका, कुछ ऐसा व्यू है। 2 हिस्सों में बताया मैंने आपको। पहले मैं ये वाला हिस्सा बता रहा हूं जहां पर क्रेडिट नोट के थ्रू गुड्स वापस जा रहा है, 1 में हूं जहां पर क्रेडिट नोट इशू करके गुड्स वापस जा रहा है। पहले वो लिखवा देता हूं, ठीक, उसके बाद तुम 2 में आ जाना। लिखिए, डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, सर क्रेडिट नोट इशू करने से क्या होगा? होलसेलर जब रिटेलर को क्रेडिट नोट इशू करेगा तो होलसेलर की जीएसटी लायबिलिटी कम होगी और रिटेलर की आईटीसी कम होगी। जो शुरू में इसकी जीएसटी लायबिलिटी और आईटीसी आई थी वो रेस्पेक्टिवली 0 हो जाएगी। अब वही हाल होगा मैन्युफैक्चरर से होलसेलर में जब गुड्स लौटेगा। मैन्युफैक्चरर की जीएसटी लायबिलिटी जो शुरू में थी वो अब 0 हो जाएगी और होलसेलर की जो आईटीसी शुरू में थी वो अब 0 हो जाएगी।
यही पढ़े हम लोग क्रेडिट नोट में, लेकिन क्रेडिट नोट टाइमली इशू हो जाए और मैन्युफैक्चरर के पास जब ये दवा वापस आएगी तो वो एक्सपायर करेगा, वो एक्सपायर डिस्ट्रॉय करेगा। डिस्ट्रॉय करते समय ओरिजिनली जो उसने रॉ मटेरियल पे आईटीसी लिया था वो उसको रिवर्स करना होगा, क्योंकि ये गुड्स एक तरह से बिका ही नहीं, उसका गुड्स बना तो जरूर है उसकी फैक्ट्री में, बिका भी था लेकिन वापस आ गया। तो जब वापस आ गया तो फिर अब कोई उपाय नहीं है, आपने जो रॉ मटेरियल पे आईटीसी लिया था शुरू में वो रिवर्स कर दो, फिर क्रेडिट नोट वाले में ये करना पड़ेगा आपको। डन, वीडियो रोक के लिखा, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, क्रेडिट नोट वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं। डन, वीडियो रोक के मिला लिया, थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया साइज को, मिला लो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। डन डन, लेफ्ट साइड वाला पोर्शन, क्रेडिट नोट वाला पोर्शन डन डन। चलिए अब राइट साइड फ्रेश सप्लाई ट्रीट करेंगे तो क्या होगा। सेकंड ऑप्शन, फ्रेश सप्लाई में रिटेलर 3 कैटेगरी में जा सकता है। रिटेलर अनरजिस्टर्ड हो सकता है, रिटेलर रजिस्टर्ड एंड कॉम्पोजिशन स्कीम वाला हो सकता है, एंड थर्ड रजिस्टर्ड एंड नॉर्मल वाला हो सकता है। मैंने तीनों बता दिया। सर कॉम्पोजिशन स्कीम वाला है तो क्या करेगा रिटेलर? सर जीएसटी अपनी जेब से देगा और बिल ऑफ सप्लाई इशू करके गुड्स होलसेलर को लौटा देगा, होलसेलर आईटीसी नहीं लेगा, और होलसेलर अब आगे जीएसटी लगा के मैन्युफैक्चरर को देगा, मैन्युफैक्चरर आईटीसी रिवर्स करेगा या नहीं लेगा, क्योंकि उसको वो 2/2 डिस्ट्रॉय करनी है। और अगर रिटेलर अनरजिस्टर्ड है तो बिना जीएसटी के ही कंप्लायंस के नॉर्मल इनवॉइस इशू करके गुड्स को लौटा देगा होलसेलर को आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन आगे होलसेलर फिर जीएसटी लगा के मैन्युफैक्चरर को देगा, क्योंकि होलसेलर तो रजिस्टर्ड होगा ना, ठीक। और फिर मैन्युफैक्चरर फाइनली जो डिस्ट्रॉय करेगा वो वहां आईटीसी नहीं लेगा। डन, वीडियो रोक के लिखा। अब यही सारी बातें यहां लिखी हुई है, यहां तक तो हमारा डिस्कशन हो गया था। डन, अब टाइम एक्सपायर्ड गुड्स को हम एज अ फ्रेश सप्लाई बोल के लौटा रहे हैं। इफ द पर्सन रिटर्निंग द टाइम एक्सपायर्ड गुड्स इज द रजिस्टर्ड पर्सन, नॉर्मल स्कीम वाला, कॉम्पोजिशन स्कीम वाला नहीं है, तो ही मे एट हिज ऑप्शन रिटर्न द सेड गुड्स बाय ट्रीटिंग इट एज अ फ्रेश सप्लाई एंड देयरबाय इशू एन इनवॉइस फॉर द सेम। रिटर्न सप्लाई बोल के यहां पर वो क्या इशू करेगा? टैक्स इनवॉइस। कौन किसको इशू करेगा? रिटेलर होलसेलर को करेगा, होलसेलर आईटीसी ले लेगा और रिटेलर वैल्यू प्लस जीएसटी मंगवा लेगा होलसेलर से, और वो उतना ही रुपया मंगवाएगा जितना शुरू में चार्ज हुआ था। देखिए यहां लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ द सेट गुड्स एज सोन इन द इनवॉइस ऑन द बेसिस ऑफ विच गुड्स वेयर सप्लाइड अर्लियर मे बी टेकन एज द वैल्यू ऑफ सच रिटर्न सप्लाई। सर जितना रुपया शुरू में होलसेलर ने रिटेलर को चार्ज किया था उतना ही अब रिटेलर होलसेलर को चार्ज कर देगा, सेम वैल्यू सेम जीएसटी, है ना, क्योंकि वही सप्लाई हम अब रिटर्न कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या करें? वही रख देंगे जिस वैल्यू पर होलसेलर से रिटेलर के पास आया था। तो रिटेलर ने जितना आईटीसी लिया था आज उसकी उतनी लायबिलिटी हो गई और वही अब आईटीसी बन जाएगी होलसेलर की। अब ऐसे करते करते होलसेलर मैन्युफैक्चरर के पास गुड्स पहुंच जाएगा। As the case may be, who is the recipient of the return supply shall be eligible to avail ITC on the tax levied on the said return supply। ठीक है, ITC अगर रिटेलर से होलसेलर के पास गया है तो होलसेलर आईटीसी ले ले, और होलसेलर से मैन्युफैक्चरर के पास गया है तो एक बार को मैन्युफैक्चरर आईटीसी ले ले, लेकिन उसको फिर रिवर्स करना होगा। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रॉय करेगा वो। सर ये बात यहां लिखी हुई है, ये बात यहां लिखी हुई है। अब बी पॉइंट, अगर रिटर्न करने वाला रिटेलर कॉम्पोजिशन स्कीम वाला है तो वो लौटा दे बिल ऑफ सप्लाई इशू करके, और वो अपनी जेब से एक लोअर रेट पे टैक्स पे करेगा। इस सिनेरियो में आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा, किसको? होलसेलर को, ठीक। रिटेलर बिल ऑफ सप्लाई के भी हम लोग बात पढ़ चुके हैं क्लास में,
क्या कि अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम वाले हैं तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे और जीएसटी आपको अपनी जेब से देना है। तो जब जीएसटी आप अपनी जेब से देंगे, सामने वाले से लेंगे ही नहीं, तो सामने वाले को आईटीसी क्या मिलेगा। और तीसरा केस, अगर रिटेलर कौन है, अनरजिस्टर्ड, तो फिर वो नॉर्मल एक कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट इशू करके बिना किसी जीएसटी वगैरह के कंप्लायंस किए हुए गुड्स को लौटा देगा। इस केस में भी नो आईटीसी टू होलसेलर, इस केस में भी नो आईटीसी टू होलसेलर। क्यों सर, बी में तो कंपोजिशन स्कीम वाला है, वो खुद अपनी जेब से जीएसटी भरेगा। अब फाइनली गुड्स किसके पास आ गया, गुड्स रिटर्न कर दिए हैं और मैन्युफैक्चरर के पास आने के बाद अब मैन्युफैक्चरर उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो फिर जो मैन्युफैक्चरर के पास जीएसटी लग के माल आया था होलसेलर से मैन्युफैक्चरर के पास, और मैन्युफैक्चरर ने वो आईटीसी ले लिया था, वो आईटीसी अब उसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि वो अब उस गुड्स को एक्सपायर कर रहा है, एक्सपायर्ड गुड्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। सर वो वाला आईटीसी का कुछ नहीं होगा जो शुरू में रॉ मटेरियल पे लिया था, नहीं कुछ नहीं होगा। वो कब होता है, जब क्रेडिट नोट इशू होगा तब। यही बात यहां एग्जांपल में लिखी हुई है कि मैन्युफैक्चरर ने जब ये दवा बनाई थी शुरू में, तो रॉ मटेरियल पे उसने आईटीसी लिया था 10 रुपए का। अब रिटर्न के टाइम पर जब होलसेलर से मैन्युफैक्चरर के पास वो गुड्स आया, तो वहां 15 रुपए का जीएसटी और आईटीसी है। तो सर ऑन डिस्ट्रक्शन 15 रुपए रिवर्स करना पड़ेगा, ना कि 10 रुपए। 10 रुपए तो क्या था, जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर। तो सर आपने तो बोला था रॉ मटेरियल का आईटीसी रिवर्स करना होगा, कब क्रेडिट नोट इशू करके सेम गुड्स वापस आता तब। यहां फ्रेश सप्लाई बोल के आया है वापस। तो जो जीएसटी होलसेलर ने जो जीएसटी लेवी किया होगा मैन्युफैक्चरर पे रिटर्न सप्लाई में, वहां जो आईटीसी आया होगा मैन्युफैक्चरर के पास, वो उसको रिवर्स करना होगा। और वही यहां 15 रुपए की बात हो रही है। बस कंप्लीट। अगले पेज पे चलते हैं। देखो यहां क्या लिखा हुआ है। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, नया सर्कुलर एक रिसेंट इशूड है 2023 जुलाई में, वारंटी से रिलेटेड। जब सर्विसेज दी जाती हैं मैन्युफैक्चरर के थ्रू या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, उसमें फ्री सर्विसेज, फ्री पार्ट्स रिप्लेसमेंट सब दिया जाता है। तो उसका ट्रीटमेंट, जीएसटी, आईटीसी कंप्लायंस कैसे होगा, ये 2-3 पेज का एक सर्कुलर है। पेज नंबर 18 पे आ जाइए।